अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? बोलें एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब क्लियर है, नजर आ रहा है बेटा? हाँ, बेटा वॉइस वगैरह सब क्लियर है, बताएं। एक मैसेज करें प्लीज। ओके, फाइन। चलो, आज हम एक स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है IFRS 16। IFRS 16 लीजिंग। जो स्टैंडर्ड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है IFRS 16 लीजिंग। ओके, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड है। ये बेसिकली रिवाइज भी हुआ है पास्ट में, कुछ सालों ओल्ड वर्जन था IS 17। इस स्टैंडर्ड वर्जन था IAS 17। इस स्टैंडर्ड का ओल्ड वर्जन क्या था? IS 17 था, राइट। फिर IS 17 रिप्लेस होके ये नया स्टैंडर्ड आ गया IFRS 16। ठीक है, अब सुनिएगा गौर से। हिस्टोरिकली पहली बात है, लीज का मतलब एक शॉर्टकट समझ लो, एक रेंटल एग्रीमेंट इस इनिशियली, जिसमें दो लोग होते हैं। एक होता है लेसोर, एक होता है लेसोर और एक होता है लेसी। ठीक है, लेसोर वो पार्टी होती है जो लीज पे एसेट दे रहा होता है। लेसोर वो पार्टी होती है जो लीज पे एसेट दे रहा होता है, और लेसी वो पार्टी होती है जो लीज पे एसेट ले रहा होता है, लीज पर एसेट ले रहा होता है। ओके, राइट। अब बेटा हिस्टोरिकली जो पुराना स्टैंडर्ड था, मैं जरा उसका बैकग्राउंड बताऊं। पुराने दौर में दो तरह की लीज होती थी। एक होती थी लॉन्ग लीज, जिसको हम फाइनेंस लीज भी बोलते थे। देखें बेटा गौर से, एक होती थी लॉन्ग लीज जिसको हम फाइनेंस लीज भी बोलते थे, और एक होती थी शॉर्ट लीज जिसे हम बोलते थे ऑपरेटिंग लीज। ये पुराने दौर की बात बता रहा हूं, सही है। लॉन्ग लीज क्या होती थी, सुनो। इट्स लाइक यू हैव बॉट एसेट ऑन लोन। जैसे अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है तो एक तो मैं कैश पे खरीद सकता हूँ, और एक तरीका ये कि मैं बैंकिंग चैनल के थ्रू निकलवाऊं, कि बैंक को मैं डाउन पेमेंट करूं तो बैंक गाड़ी निकलवा देगी, और फिर मैं उनको 5-10 साल तक इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहूं, किस्तें पे करता रहूं। तो ये जो ऐसी लीज होती है ना, जो ऑलमोस्ट जिंदगी भर के लिए होती है, इसको बोलते हैं लॉन्ग लीज या फाइनेंस लीज। लॉन्ग लीज या फाइनेंस लीज, सही है। इसके सामने एक और लीज होती थी जिसको हम बोलते थे शॉर्ट लीज या ऑपरेटिंग लीज। ये दोनों नाम होते थे, शॉर्ट लीज या ऑपरेटिंग लीज। देखो पढ़ो इसको अच्छी तरह पढ़ो। इट्स लाइक यू हैव टेकन एसेट ऑन रेंट। शॉर्ट लीज या ऑपरेटिंग लीज ऐसी लीज होती थी जैसे आपने एसेट रेंट पे ले लिया है, जैसे आपने एसेट रेंट पर ले लिया है, जैसे आपने एसेट रेंट पे ले लिया है। तो अगर आप एसेट रेंट पे लेते हो तो वो एसेट आपका नहीं हो जाता, आप सिंपल एंट्री बनाते हो, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, सही है। तो ओल्ड हिस्टोरिकली देयर वर टू लीजेस, एक थी फाइनेंस लीज और यानी लॉन्ग लीज, और एक थी ऑपरेटिंग लीज यानी शॉर्ट लीज। फाइनेंस लीज सादा लफ्जों में क्या है? इट्स लाइक यू हैव बॉट एसेट ऑन लोन। आपने लोन लेके एसेट खरीद लिया है, आपने लोन लेके एसेट खरीद लिया है, सही है, लोन पर एसेट ले लिया है। जबकि ऑपरेटिंग लीज आपने रेंट पे लिया है, ठीक है। अब एक और फर्क, इट्स नॉर्मली फॉर द होल या मेजर लाइफ ऑफ द एसेट। ये लंबे टाइम पीरियड के, लॉन्ग लीज का मतलब उसका लीज टर्म बहुत ज्यादा होगा, जबकि शॉर्ट लीज फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट लीज फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड यानी बहुत कम टाइम के लिए होती थी, ठीक है। नाउ इन दिस लीज रिपेयर्स मेंटेनेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेसी। जब आप फाइनेंस लीज, पास्ट में फाइनेंस लीज पे आप एसेट लेते थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी रिपेयर्स की, इंश्योरेंस की, मेंटेनेंस की, ये सब लेसी के ऊपर होती थी। जबकि ये जो है ना, इसमें लेसर के ऊपर होती थी, ऑपरेटिंग लीज।
ऑपरेटिंग लीज की एक मिसाल आप यूं समझ लें जैसे रेंट अ कार। अगर हमें कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए गाड़ी चाहिए होती है, कभी कोई फॉरेन से गेस्ट आ गए या अपनी गाड़ी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, तो हम कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए गाड़ी निकालते हैं। तो गाड़ी जो हम रेंट पे ले रहे होते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग लीज होता है। गाड़ी यानी कार जब हम रेंट पे ले रहे होते हैं तो प्यारे बच्चों वो क्या है, हमारी ऑपरेटिंग लीज है, वो हमारी ऑपरेटिंग लीज है। सही है। तो हिस्टोरिकली दो लीज थी, एक फाइनेंस लीज, एक ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज को लॉन्ग लीज भी बोलते हैं और ऑपरेटिंग लीज को शॉर्ट लीज भी बोलते हैं। फाइनेंस लीज इस तरह है जैसे आपने लोन लेके गाड़ी ली है, लोन पे गाड़ी ली है, लोन पे एसेट लिया है। और ऑपरेटिंग लीज ऐसा है, देखो फिर पढ़ लो, इट्स लाइक यू हैव टेकन एसेट ऑन रेंट। ये मेजर लाइफ के लिए होती थी, वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती थी। अच्छा, एक और फर्क, इस लीज में रिपेयर्स मेंटेनेंस ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेसी की होती थी, जबकि इस लीज में लेसर की होती थी। अब थोड़ी सी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। जब फाइनेंस लीज में ऐसा होता था, जब फाइनेंस लीज में ऐसा होता था कि आपने एसेट लोन पे लिया है, आपने एसेट लोन पे लिया है, तो आप डे वन पे जब एसेट लेकर आते थे, आप डे वन पर जब एसेट लेकर आते थे तो आप एंट्री बनाते थे एसेट यानी मशीन डेबिट, और एफ का मतलब फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट यानी लोन क्रेडिट। यानी आप इन शॉर्टकट एंट्री बताऊं, मशीन डेबिट और लोन क्रेडिट, मशीन डेबिट और लोन क्रेडिट, क्योंकि फाइनेंस लीज इस तरह थी जैसे आपने एसेट लोन पे लिया है। फाइनेंस लीज इस तरह थी जैसे आपने एसेट लोन पे लिया है। फाइनेंस लीज इस तरह थी जैसे आपने एसेट लोन पर लिया है, जैसे आपने एसेट लोन पर लिया है। सही है। देखो नीचे पढ़ो, when this lease is like a loan, that's why lease rental will be treated as a repayment of loan। अच्छा, जब फाइनेंस लीज एक लोन है, फाइनेंस लीज दर हकीकत क्या है, एक लोन है, तो फाइनेंस लीज के जो रेंटल थे ना, फाइनेंस लीज के जो रेंटल थे वो दर हकीकत एक रीपेमेंट ऑफ लोन ट्रीट होती थी। और आप जरा सोचें, रीपेमेंट ऑफ लोन में हमेशा दो एलिमेंट होते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन में दो एलिमेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। एक प्रिंसिपल अमाउंट आप लोन का रीपे करते हो और एक सूद। तो देखो इसमें इसकी एंट्री क्या बनती थी, जो भी रेंटल पे करते थे वो कैश क्रेडिट कर देते थे, जो भी रेंटल पे होता था वो कैश क्रेडिट हो जाता था। कुछ आप लोन को खत्म करते थे, एफएलओ यानी फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन का लोन डेबिट होता था, और बाकी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाता था, बाकी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाता था। ठीक है। तो फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग, फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग कैसे होती थी, जैसे आपने एसेट, जैसे आपने एसेट लोन पे लिया है, तो एसेट आपका हो गया एसेट डेबिट, और सामने लोन आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है तो लोन क्रेडिट, लोन क्रेडिट। ओके। और जब फाइनेंस लीज एक लोन की तरह ट्रीट होता था, जब फाइनेंस लीज एक लोन की तरह ट्रीट होता था, तो फाइनेंस लीज के जब बाद में रेंटल पे करते थे तो वो दर हकीकत रीपेमेंट ऑफ लोन ट्रीट होती थी। और रीपेमेंट ऑफ लोन में प्यारे बच्चों देयर आर टू एलिमेंट्स। कभी भी आप लोन लो तो लोन को रीपे करने जाओगे तो उसमें दो एलिमेंट्स होंगे, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। तो कैश क्रेडिट हो जाता था, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन डेबिट। ऐसा ही है। हाँ, राइट। ठीक है। अब ऑपरेटिंग लीज में क्या होता था, ऑपरेटिंग लीज इज लाइक आपने रेंट अ कार पे गाड़ी ली है, तो अगर आप रेंट अ कार पे गाड़ी लेते हो तो वो गाड़ी आपकी नहीं हो जाती। आप रेंट अ कार पे गाड़ी लेते हो तो वो गाड़ी आपकी नहीं हो जाती। तो ना उसमें कोई एसेट बुक होता था लेसी की बुक्स में, ना कोई ऑब्लिगेशन बुक होती थी, ना कोई एसेट बुक होता था, ना कोई ऑब्लिगेशन बुक होती थी। ठीक है। जस्ट ट्रीट कंप्लीट रेंटल एज एन एक्सपेंस। बस जो भी आप रेंट पे कर रहे हो डायरेक्ट एंट्री बनाते थे, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। यानी ऑपरेटिंग लीज में आप अपनी बुक्स में कोई ऑब्लिगेशन शो ही नहीं करते थे। ऑपरेटिंग लीज में आप अपनी बुक्स में कोई ऑब्लिगेशन शो ही नहीं करते थे, कोई कर्जा दिखाते ही नहीं थे, आप कोई कर्जा दिखाते ही नहीं थे। ओके, राइट। तो ये ओल्ड स्ट्रक्चर था, ओल्ड में दो लीजेस थी और ये सब मामला थे। ठीक है। अब ये देख लो भाई, ये ऊपर पड़ा और ये यहाँ, ये देखें। ठीक है। ये ओल्ड स्ट्रक्चर था। मैं एक आध मिनट खामोश हूं, आप देख लें आराम से। अब अब जब न्यू आईएफआरएस 16 आया, नाउ न्यू आईएफआरएस
IFRS 16 ने क्या बोला बताऊं? बोला यार हम ऑपरेटिंग लीज वाली अकाउंटिंग को साइड पे लगा देंगे। अच्छा एक बात सुन ले, F7 लेवल पे वी हैव ओनली लेसी बुक्स। F7 लेवल पर हमारे पास सिर्फ लेसी बुक्स हैं। लेसी बुक्स हमारे कोर्स का हिस्सा है। ओनली लेसी बुक्स हमारे कोर्स का हिस्सा है F7 के कोर्स में। सही है? ओके, याद रखना इस बात को। न्यू IFRS 16 सेज, IFRS 16 ना आके जो ऑपरेटिंग लीज की पहले दौर में अकाउंटिंग होती थी ना, उसको हटा दिया, ऑलमोस्ट हटा दिया, ऑलमोस्ट हटा दिया। उसने कहा क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में आप चीजों को हाइड कर लेते थे। असल में अगर आप ऑपरेटिंग लीज पे भी एसेट लेते थे तो आपके ऊपर रेंटल पे करने की ऑब्लिगेशन तो होती थी ना। अगर आप एक एसेट की लाइफ है 10 साल, एक एसेट की लाइफ है 10 साल, और आपने 2 साल या 3 साल के लिए एसेट लीज पे लिया, आपने 2 साल या 3 साल के लिए एसेट किस पे लिया? लीज पे लिया। 2 साल या 3 साल के लिए एसेट लीज पे लिया। और से सुनना, 2 साल या 3 साल के लिए एसेट लीज पे लिया तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन तो है ना 2 साल के रेंटल पे करने की। तो स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा जब ऑब्लिगेशन है तो उसको रिपोर्ट करो। जबकि ऑपरेटिंग लीज की जो पुरानी अकाउंटिंग थी उसमें कोई ऑब्लिगेशन रिपोर्ट ही नहीं होती थी। ऑब्लिगेशन यानी कोई लायबिलिटी रिपोर्ट ही नहीं होती थी। तो हकीकत में आपने लोन लिया हुआ होता था लेकिन आप दिखाते ही नहीं थे। हकीकत में आपने लोन लिया हुआ होता था लेकिन आप रिपोर्ट ही नहीं करते थे। आप रिपोर्ट ही नहीं करते थे। सही? अब सुनना, तो न्यू IFRS 16 ने आके क्या बोला? ऑल लीजेस विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंस लीज। उसने कहा बस आज के बाद हर लीज को फाइनेंस लीज ट्रीट करना। आज के बाद हर लीज को बस खत्म, बाटा ट्रीटमेंट फाइनेंस लीज ट्रीट करना, एक्सेप्ट बस ये 2 जगह ऑपरेटिंग लीज की इजाजत है भाई। ये देखो 1 और 2। हर लीज को हर लीज को ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करना सिवाय ये 2। हर लीज को फाइनेंस लीज ट्रीट करना सिवाय ये 2। नंबर 1, लीज विद लीज टर्म लेस देन 12 मंथ्स। वो लीज जो 12 महीने से छोटी है उसको ऑपरेटिंग लीज दिखाना। जो 12 महीने से छोटी है उसको ऑपरेटिंग लीज। और सेकंड, लो वैल्यू एसेट। कोई लो वैल्यू एसेट खरीदोगे, लो वैल्यू एसेट बाय करोगे तो आप उसको फाइनेंस लीज पे दिखा सकते हो। अब ये लो वैल्यू एसेट का मतलब इसकी स्टैंडर्ड ने डेफिनेशन नहीं दी है। लो वैल्यू एसेट पे IFRS 16 ने डेफिनेशन नहीं दी है। लेकिन कुछ इदारे अगर 5,000 पाउंड से कम के एसेट होते हैं तो उसको लो वैल्यू में, जैसे कोई छोटा मोटा कंप्यूटर ले लिया, कोई फर्नीचर ले लिया, तो उसको लो वैल्यू एसेट ट्रीट करके ऑपरेटिंग लीज में दिखा देते हैं। ठीक है? ओके, तो बस ये 2 जगह अब ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग है। वन, अदरवाइज हर जगह कौन सी अकाउंटिंग है? अब जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग है। अदरवाइज हर जगह आप फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग है। ठीक है? तो अब बच्चे ने कहा फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग कैसे होती है और न्यू स्टैंडर्ड में आप एंट्री क्या बनाते हो डे 1 पे। सुनो, यहां देखो, आज के बाद आप जब भी एसेट लेकर आते हो, आप लीज पे एसेट लेकर आते हो, तो आप जब लीज पे एसेट लेते हो तो आपके पास अल्टीमेटली राइट ऑफ यूज आ जाता है। उस एसेट को इस्तेमाल करने का हक आ जाता है कुछ सालों के लिए। तो उस इस्तेमाल के हक की वजह से आपको फायदा होता है। तो अब जो आप एसेट बुक करोगे वो राइट ऑफ यूज के नाम से बुक करोगे। अब जो आप एसेट बुक करोगे वो राइट ऑफ यूज के नाम से बुक करोगे। राइट ऑफ यूज के नाम से बुक करोगे। तो आपकी बुक्स में एंट्री बनेगी राइट ऑफ यूज डेबिट, राइट ऑफ यूज डेबिट और सामने लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। ओके, राइट, क्योंकि आपने कुछ सालों तक रेंटल पे करने का वादा किया है। बच्चे ने कहा जो पहली एंट्री बनेगी किस अमाउंट पे बनेगी? ये फर्स्ट एंट्री किस अमाउंट पे बनेगी? पढ़ लो इधर देखो बेटा, आप लोगों ने IAS 16 भी पढ़ा था मेरे साथ और पिछले स्टैंडर्ड भी पढ़े। आप सबको पता है हर वो ऑब्लिगेशन जो 1 साल या उसके बाद वाली हो, हर वो ऑब्लिगेशन जो 1 साल या उसके बाद वाली हो उसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। हर वो ऑब्लिगेशन जो 1 साल या उसके बाद वाली हो उसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज हमने पे करने का वादा किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम लीज पेमेंट्स। क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं मिनिमम लीज पेमेंट्स। मिनिमम लीज पेमेंट्स, इसको हम कहते हैं मिनिमम लीज पेमेंट। इसको हम कहते हैं मिनिमम लीज पेमेंट्स, राइट। तो जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे आप एंट्री बना दोगे राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। पक्का? अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एक पहला सवाल आपको बड़े तरीके से कराता हूं, आराम से सुकून से अच्छे दिल से सुने और समझें। फिर एक सवाल उसी वक्त करके देना, लेकिन जब मैं आपसे बल बोलूं करना तो फिर आप एक्टिवली करना, फिर उसमें कंजूसी नहीं करना। ठीक है?
चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सुनो, इंसेप्शन ऑफ द लीज लीज स्टार्ट कब हुई है? 1 जनवरी 2016 को। लीज टर्म कितना है? 3 साल। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कितना है? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है 10%। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कितना है? 10%। अच्छा आपने सामने वाले को बोला हम 10,000 पर एनम के रेंटल देंगे इन एरियर्स। अच्छा बेटा, इन एरियर्स का मतलब समझो। इन एरियर्स का मतलब हर साल के एंड पे, इन एरियर्स का मतलब हर साल के एंड पर, हर साल के एंड पर, यानी 3 साल के लिए लिया ना, तो पहला रेंटल फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकंड रेंटल सेकंड ईयर के एंड पे, थर्ड रेंटल थर्ड ईयर के एंड पे, 3 रेंटल्स देंगे। सही है। अब मुझे बताओ, आपको जो डे 1 पे एंट्री बनानी होगी वो प्रेजेंट वैल्यू पे बनानी होगी ना, क्योंकि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपने 3 साल तक रेंटल पे करना है। दैट मींस यू हैव एन ऑब्लिगेशन, सो वी बुक ऑल आवर ऑब्लिगेशंस एट प्रेजेंट वैल्यू। तो कुर्बान जाएं पहले क्वेश्चन बनाने वाले पर कि उसने रेडीमेड आपको क्या दी हुई है। देखो पढ़ो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल कितनी है? 24870, 24870। देखो यहां, ये देखें, ये 1 जनवरी 06 है, दिस इज 31 दिसंबर 06। बेटा देखें आराम से, दिस इज 31 दिसंबर 07 एंड सो ऑन। तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू पे डे 1 पे एंट्री क्या बनेगी? मैंने भी आपको बताया था, राइट ऑफ यूज, ROU, राइट ऑफ यूज की एंट्री याद है? राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन राइट। तो डे 1 पे हम पहली एंट्री बना देंगे ROU, राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, पक्का डन है। अब बेटा जब भी इस तरह का फाइनेंस, अब तो सारी लीज फाइनेंस लीजिए ना एक्सेप्ट 2, अब तो तमाम लीजेस फाइनेंस लीज है। तो आपको एक स्केड्यूल बनाना होगा, लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप एक स्केड्यूल बनाएंगे जिसका नाम होगा लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, इसमें आपके पास देखो पहला कॉलम होगा डेट, अच्छी तरह समझे, सीख जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। पहला कॉलम होगा डेट, दूसरा रेंटल्स, फाइनेंस चार्ज, फिर डिक्रीज इन ऑब्लिगेशन, आखिरी होगा बैलेंस ऑब्लिगेशन। ओके, ठीक है जी। अब देखें, यहां देखें, सबसे पहले आपने इंसेप्शन की डेट डाली। इंसेप्शन क्या थी? 1 जनवरी 06। बताओ डे 1 पर आपका बैलेंस कितना था? ये देखो बैलेंस देखो, डे 1 पे आपका बैलेंस था 24870। डे 1 पे आपका 870। बी कॉन्फिडेंट, सीख जाएंगे, मेरी गारंटी है सीख जाएंगे। अच्छा बेटा, अब हर साल की, ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, हर साल के एंड पर आपको एक रेंटल देना था 10,000 का। हर साल के एंड पे कितना रेंटल देना था? 10,000। तो 1 जनवरी 06 को अगर साल स्टार्ट हुआ है तो बेटा पहला साल एंड होगा 31 दिसंबर 06 को। बताओ आप कितना रेंटल पे करोगे? 10,000 का पे करोगे। अब सुने, बताओ इस पहले साल सामने वाली पार्टी के आपने 24870 यूज किए। पहले साल आपने सामने वाली पार्टी के 24870 यूज किए। इस 24870 का जब पूरा साल यूज किए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो बुक होगा वो 24870 के हिसाब से बुक होगा। तो 24870 पे जरा इंटरेस्ट रेट लगाएं, 10%। 10% था सवाल में, 24870 का 10% होता है 2487। अब मेरी बात सुनो, बताओ जो आप रेंटल पे कर रहे हो 10,000 का, इसमें से इंटरेस्ट कितना है? 2487। 10,000 में से 2487 का सूद है, तो बताओ बाकी प्रिंसिपल आपने कितना रीपे करा? बाकी आपने प्रिंसिपल डिफरेंस ले लें, ये आ गया 7513। 7513 का आपने प्रिंसिपल पे कर दिया। ओके, हाँ 7513 का आपने प्रिंसिपल पे कर दिया। अब बताओ आपकी ऑब्लिगेशन प्रिंसिपल अमाउंट था 24870, इसमें से 7513 कम कर दो, इसमें से 7513 कम कर दो, 24870 माइनस
ये आ गया 17357। ठीक है, मैं एंट्रीज बना दूंगा, बेफिक्र हो जाए, मैं एंट्रीज बनाना मेरा काम है। अब ये पहला साल हो गया, देखो फर्स्ट ईयर डन। अब सेकंड ईयर, अगली पेमेंट होगी 31 दिसंबर 07 को। अगेन पेमेंट कितने की होगी? 10,000 की। अगेन पेमेंट कितने की होगी? 10,000 की होगी, पक्का? अब देखें, बताओ सेकंड ईयर सामने वाली पार्टी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 17357। सेकंड ईयर सामने वाली पार्टी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था? 17357। अब इस पे 10% लगाओ तो ये आएगा 173,657 को मैं राउंड ऑफ करके 36 कर रहा हूं। अब देखें, 10,000 का पेमेंट है, 10,000 का रेंटल है टोटल। 10,000 में से माइनस करें 1736, कितना आया? 8264। कितना आया? 8264। बेटा देखें, 10,000 में से 1736 का इंटरेस्ट है तो बाकी प्रिंसिपल होगा, तो आपने प्रिंसिपल पेमेंट यानी लोन की पेमेंट कर दी 8264। बताओ, आपका ओरिजिनली लोन बैलेंस था 17357। ओरिजिनली आपके लोन का बैलेंस था 17357, उसमें से 8264 लेस करो, ये आ गया 9093। 9093 का बैलेंस रह गया। ओके, नाउ द लास्ट ईयर। सिर्फ 3 साल का सवाल था, लास्ट ईयर देखो, मैं तीसरा साल भी बना रहा हूं आपके सामने। ये मैंने लिखा 31 दिसंबर 08। अगेन आप 10,000 का रेंटल पे करोगे। हाँ, अब बताओ सामने वाली पार्टी का आपने कितना यूज किया? 9093। इसका 10% लो, 909 आ जाएगा। 9093 का 10% आएगा ऑलमोस्ट 909। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, अब बताओ 10,000 में से 909 लेस करो। 10,000 में से ये आ गया 9091। आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो ही आएगा, एंड में जीरो ही आएगा। वो राउंडिंग ऑफ का एरर है, जो 1-2 रुपए का फर्क है ना, फकीर को दे देना, जाओ फकीर को दो। ये एंड में जीरो आ गया। देखो, ये आपने स्केड्यूल बना दिया और एंड में गेम पूरी जीरो हो गई, एंड में गेम कंप्लीट जीरो हो गई। ओके, सही। एक नजर देख लें आराम से। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो। देखो बेटा, आपने अभी गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से IAS 20 पढ़ा था, उसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हमें ईयर एंड की बैलेंस शीट में सिर्फ लायबिलिटी रिपोर्ट करना हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि उसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन भी हमारा मकसद होता है। ईयर एंड की बैलेंस शीट में सिर्फ लायबिलिटी रिपोर्ट करना हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि उसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन भी हमारा मकसद होता है। हाँ, सुने, यानी करंट नॉन करंट में हमें लायबिलिटी को तोड़ना होता है ना, याद है? तो अब चलो, इस IAS में तो ये काम बहुत होगा। सुनिए, सुकून से सुनिए, इधर देखें, बी वेरी अटेंटिव, सब देख लो। बताओ 1 जनवरी 2006 को, 1 जनवरी 2006 को मेरा डे वन पे ऑब्लिगेशन कितना था? 24870। 1 जनवरी 2006 को मेरा डे वन पे ऑब्लिगेशन था 24870। लेकिन ये देखो, 31 दिसंबर की शाम को जैसे ही हमने पेमेंट की, 31 दिसंबर की शाम को हमने जैसे ही पेमेंट की, तो हमारा देखो बैलेंस ऑब्लिगेशन ये हो गया था ना, हमारा बैलेंस ऑब्लिगेशन हो गया था 17357। ये देखो, तो पहले साल के एंड पर हमारा बैलेंस ऑब्लिगेशन हो गया होगा 17357। पहले साल के एंड पर जो हमारी टोटल लीज होगी 17357, पक्का? तो 31 दिसंबर 06 की शाम को जो बैलेंस शीट बनेगी, उसमें टोटल ऑब्लिगेशन तो यही जाएगी। ठीक है, अब बताओ, एक साल बाद 31 दिसंबर 07 को जब हमने पेमेंट की तो आपकी ऑब्लिगेशन ये हो गई। देखो, 31 दिसंबर 07 को आपने पेमेंट की तो आपकी ऑब्लिगेशन हो गई 9093। इधर देखें, एक साल बाद आपकी ऑब्लिगेशन बच रही है 9093। इसका मतलब, अब मैं एक बात बोलूं, यहां ऑब्लिगेशन कितनी है? 17357 टोटल, और एक साल बाद बच रही है 9093। तो इसका मतलब कुछ अमाउंट एक साल के अंदर खत्म हो रहा है ना, कुछ अमाउंट एक साल के अंदर खत्म हो रहा है ना। 17357 के अंदर में से कुछ अमाउंट एक साल के अंदर खत्म हो रहा है। जो अमाउंट एक साल के अंदर खत्म हो रहा है वो करंट, और बाकी नॉन करंट। बाकी क्या होगा? नॉन करंट। चलो डिफरेंस भी लेके देख लो जरा, हर बच्चा कैलकुलेट है, हर बच्चा कैलकुलेट है, और 17357 और 9093 का डिफरेंस ले। 17357 और 9093 का फर्क ले, तो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, इस अमाउंट में से इतना करंट होगा और ये नॉन करंट होगा। देखो,
8264 करंट होगा और 9093 नॉन करंट होगा। और चाहो तो एविडेंस दूं, दोनों को ऐड करो। 8264 और 9093 को ऐड करो। 8264 और 9093 को ऐड करो। 8264 और 9093 को ऐड करो, ये आपके पास टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। सही है। तो बेटा ईयर एंड पर सिर्फ लायबिलिटी रिपोर्ट करना मकसद नहीं, बल्कि उनकी करेक्ट क्लासिफिकेशन भी हमारा मकसद है, बल्कि उनकी करेक्ट क्लासिफिकेशन भी हमारा मकसद है। सही। इधर देखो, तो अब मैं पहले साल की बैलेंस शीट बना रहा हूं। ये देखो एसओएफपी एज एट 31 दिसंबर 06, ये देखो एसओएफपी बना रहा हूं। लीज ऑब्लिगेशन की नॉन करंट लायबिलिटी भी मुझे दिखानी है और करंट भी दिखानी है। देखो तो नॉन करंट कितनी दिखाऊंगा, 9093 इज माय नॉन करंट एंड 8264 इज करंट। ये देखो, ये मैंने आपके ये एसओएफपी मैंने रिपोर्ट कर दिया। 9093 इज नॉन करंट एंड 8264 इज करंट। देखो इतना काम मैंने कर दिया है, इतना काम मैंने कर दिया, चेक कर लें। खामोश हूं भैया, अब चुप हूं। सही, डन। अब नाउ बेटा बच्चे ने कहा सर जी आपने पहले साल रेंटल पे किया उसकी भी एंट्री बनाई, जो पहले साल 10,000 का रेंटल पे किया उसकी भी एंट्री बनाई। देखें जो फर्स्ट ईयर आपने रेंटल पे किया उसकी भी एंट्री बनाई। देखें आज मैंने आपको पहले ही बताया कि आईएफआरएस 16 में अब हम इन लीज रेंटल्स इस लीज को फाइनेंस लीज मानते हैं। ऑलमोस्ट सारी लीजेस फाइनेंस लीज हैं और फाइनेंस लीज दर हकीकत एक लोन है, तो हम लोन वाली अकाउंटिंग कर रहे हैं। कान खोलें। तो जब फाइनेंस लीज दर हकीकत एक लोन है, तो फाइनेंस लीज का जो रेंटल पे कर रहे होते हैं वो रीपेमेंट ऑफ लोन होता है। बेटा फाइनेंस लीज का जो रेंटल पे कर रहे होते हैं वो रीपेमेंट ऑफ लोन होता है। हाँ जी। और रीपेमेंट ऑफ लोन के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल। तो बताओ पहले साल आपका इंटरेस्ट ये था, देखो 2487, और ये था प्रिंसिपल। अब मैं एंट्री बना के देता हूं, देखो सुनो, ये देखो मैं एंट्री बना रहा हूं, ये देखें, ये देख लो। कैश आप पूरा 10,000 से क्रेडिट करोगे जो रेंटल पे किया है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था 2487, प्रिंसिपल था ठीक है, ठीक है जी। तो देखें इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 2487, लीज ऑब्लिगेशन डेबिट और कैश क्रेडिट पक्का, ये रेंटल की एंट्री होती है। ये जो रेंटल की, क्योंकि असल में फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग एक लोन वाली अकाउंटिंग है। तो लोन वाली अकाउंटिंग है, आपने लोन लिया है तो जब लोन रीपे करोगे तो कुछ प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रही होगी लोन की और कुछ सूद हो रहा होगा, इंटरेस्ट हो रहा होगा। ठीक है। अब बच्चे ने कहा, देखो बच्चा कितना चालाक है, बच्चे ने क्या बोला, बच्चे ने कहा अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, एंट्री देखो ये राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज, आपने सारा काम लीज ऑब्लिगेशन के लिए करा है। ये जो पूरा मैंने लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया, करंट नॉन करंट किया, इंटरेस्ट की एंट्री बनाई, ये लीज ऑब्लिगेशन के लिए सारा काम हुआ है। अब लीज ऑब्लिगेशन के सामने लेसी की बुक्स में एसेट भी तो बुक हुआ है, लेसी की बुक्स में राइट ऑफ यूज भी तो बुक हुआ है, राइट ऑफ यूज के नाम से एसेट भी बुक हुआ है, लेसी की बुक्स में राइट ऑफ यूज के नाम से एसेट भी तो बुक हुआ है। और वो एसेट सिर्फ 3 साल के लिए हमारा है, तो 3 साल के पे डेप्रिशिएट होगा ना, तो वो एसेट 3 साल पे डेप्रिशिएट होगा। अब मैं डेप्रिसिएशन कर रहा हूँ लेसी की बुक्स में, देखो तो मेरा आरओयू कितना था, मेरा आरओयू था 24870 डिवाइड बाय 3 साल करो, 24870 डिवाइड बाय 3 साल करो, 8290, 8290 पर एनम। सही है, ओके
8290 पर एनम। अब बताओ, बच्चे ने कहा पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा। इस फाइनेंस लीज के अंदर इनकम स्टेटमेंट में चलो डायरेक्ट बताओ क्या क्या जाता है। बस दो चीजें जाती हैं फाइनेंस लीज में, इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें जाती हैं, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस, दोनों तुम्हारे सामने। दो मैं लिखता हूं, देखो पीएनएल एक्सट्रैक्ट, ईयर एंडेड दिसंबर 2006, ईयर एंडेड दिसंबर 2006। ये देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जाएगा 2487 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा 8290। ओके चलो दोनों का ऐड करो। ये आपके पास आ गया 10777। ठीक है 10777। ओके आपका ये टोटल पीएनएल एक्सट्रैक्ट बन गया। टोटल पीएनएल एक्सट्रैक्ट आपके सामने बन गया, देख लें। अब बस एक चीज रह गई है, बस लास्ट। बेटा आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ा है ना, आईएस 16 तो पढ़ा है ना, तो आरओयू पे समझ लो आईएस 16 ही अप्लाई हो रहा है, आप यूज कर रहे हो ना एसेट को। तो 24870 का एसेट था, 24870 का इनिशियली एसेट था और एक साल डेप्रिशिएट भी तो हुआ। 24870 का डे वन पे एसेट था और एक साल में डेप्रिशिएट कितना हुआ 8290। तो बताओ बताओ इधर देखो, टू बैलेंस शीट में कितना जाएगा 24870 माइनस 8290। चलो बताओ 24870 माइनस 16580, ये जाएगा 16580। ओके बेटा ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया, इसके एसओएफपीज और पीएनएल एक्सट्रैक्ट सब बन गए। ये देख लें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कंप्लीट। एक सवाल आया बेटा, 31 दिसंबर 06 की शाम को टोटल लाइबिलिटी थी 17357। ये देखें 31 दिसंबर 06 की शाम को टोटल लाइबिलिटी 17357। तो उसी दिन रिपोर्ट करनी है, बस ब्रेक करके करनी है। और मैंने जो ब्रेक करके की है ना, देखो ये देखें, ये जो मैंने ब्रेक करके की है, इन दोनों को कोई ऐड कर ले, ये दोनों लाइबिलिटीज को आप ऐड करो तो वही बन जाएगी। आप करंट और नॉन करंट को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आप उसी लाइबिलिटी तक पहुंच जाओगे, कितनी 17357 तक। सही कर लिया, बात समझ गए भाई। तो अब आप लोग के लिए जो सवाल है वो आपको दूं, जो सवाल आप लोगों ने करना है वो आपको दूं। सही बेटा, बात समझ गए तो एक मैसेज करें प्लीज। अगर बात समझ गए तो प्लीज सेंड मी अ मैसेज।
सब बच्चे मैसेज कर दें एक। चलो, अब प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने एक सवाल करना है, बिल्कुल सही करके देना। ये देख लो, ये रहा सवाल, ये रहा सवाल, करो। चलो स्टार्ट करो। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, देख लें अब। वैसा ही सवाल है, फौरन फौरन सॉल्व करके दो। पहले साल के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, बस पहले साल के एक्सट्रैक्ट। देखो, पहली एंट्री तो आप लोग वही बनाओगे, ROU डेबिट 12885 एंड लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट 12885, ऐसा ही है? हाँ जी। फिर आप लोग बनाओगे लीज एमोटाइजेशन स्केड्यूल, जिसको हम LAS भी कहते हैं। उसमें कॉलम्स बनाओगे, डेट, रेंटल्स, फाइनेंस चार्ज, डिक्रीज इन ऑब्लिगेशन, बैलेंस ऑब्लिगेशन, ओके। और फिर 1 जनवरी 06 का आपका बैलेंस क्या होगा बेटा? 12885। सेम डे में, यानी 31 दिसंबर 06 को पहला रेंटल पे होगा 5000 का। अब बताएं, 12885 पे परसेंटेज लगाएं। 12885 का 8% ले लें।
1030। ओके जी, कर लिया बेटा? हाँ, देख लें, ये आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। किसी के आंसर्स आए जी? देख लो बेटा, ये आंसर्स आए आप लोग के। मैंने 2 साल का LAS बनाया। पहले साल के एंड पर ऑब्लिगेशन ये होगी, इसमें से इतना करंट होगा और इतना नॉन करंट होगा जी। फिर डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया। अच्छा, अगर आपको P&L का बॉक्स बनाना है तो P&L में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जाएगा? 1030 और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा 4295। ये दो चीजें P&L में जाएंगी। देख लें भाई, ये आंसर्स आए? ये आंसर्स आए भाई? बाकी बच्चे बताएंगे, हो गया क्वेश्चन? ठीक है। SOFP में आप ईयर एंड पे NBV दिखाओगे और करंट नॉन करंट लायबिलिटी दिखाओगे।
ये है करंट एंड दिस विल बी योर नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, चलो जी, मैं अब सेकंड केस की तरफ मूव कर रहा हूं। मैं अब सेकंड केस की तरफ मूव कर रहा हूं। बेटा देखो यहां क्या लिखा है, इफ फर्स्ट पेमेंट नाउ, इफ फर्स्ट पेमेंट नाउ, तरीके से सुनना, बड़ी अच्छी कहानी है ये। इफ फर्स्ट पेमेंट नाउ क्या मतलब? बेटा कई बार हम जब गाड़ियां वगैरह लेने जाते हैं लीज पे, तो हमें एक डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, यानी एसेट लीज पे लेते ही पहली पेमेंट अभी अभी कर दो, पहली पेमेंट अभी अभी कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ वैसे ट्रीटमेंट तो लिख दिया, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुना के समझाता भी हूँ। फर्स्ट पेमेंट नाउ मस्ट बी ट्रीटेड एज प्योर डिक्रीज इन लोन। प्योर डिक्रीज इन लोन क्या मतलब? सुनो यार, आज मैं किसी के ऑफिस में गया और उसके ऑफिस जाके मैंने उससे लोन मांगा। मैं आज किसी के ऑफिस में गया और उसके ऑफिस में जाके मैंने उससे लोन मांगा, सही है। उसने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, 1 लाख का लोन दे दिया। तो मैंने उसी एक एंट्री बनाई होगी, पैसा डेबिट और लोन क्रेडिट। लोन ले लिया 1 लाख का। अब मैं वो लोन लेके उसके ऑफिस से बाहर निकलने लगा कि अचानक मैं उसके डोर तक पहुंचा, डोर तक, और मैंने कुछ सोचा और वापस आया और मैंने उसी 1 लाख में से 10,000 रुपए उसको वापस किए। उसी 1 लाख में से 10,000 रुपए उसको वापस किया। मैंने कहा ये लो पहली किस्त अभी ले लो। तो अभी अभी 1 लाख का लोन लिया और 1 मिनट के अंदर अंदर एक 10,000 रुपए वापस कर दिए। इसका मतलब इफेक्टिवली मैंने 90,000 का लोन लिया ना। इफेक्टिवली मैंने कितना लोन लिया? 90,000 का लोन लिया। इफेक्टिवली मैंने 90,000 का लोन लिया ना। हाँ, नहीं समझे? तो ऐसी सूरत हाल में जो फर्स्ट पेमेंट ना होगी ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। फर्स्ट पेमेंट नाउ को बस ये ट्रीट कर लेना कि आपने लोन ही कम लिया है। बस ये एक स्पेशल एंट्री देख लो। इसका ट्रीटमेंट ये कि आपका लोन ही उसी वक्त कम हो जाएगा। आपका लोन ही उसी वक्त कम हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपका लोन ही उसी वक्त रिड्यूस हो जाएगा। आपका लोन ही उसी वक्त रिड्यूस हो जाएगा। ओके, अब सुने। तो लीज ऑब्लिगेशन डेबिट और कैश क्रेडिट। अब मैं इसका सवाल करा रहा हूं, आप लोग जरा होश में रह के बात सुनेंगे बेटा सब। हाँ सुनो, इंसेप्शन ऑफ लीज क्या है? इंसेप्शन ऑफ लीज है 1 जनवरी 06। इंटरेस्ट लीज टर्म 3 साल है, 3 साल। गौर से सुनना, मैं मैथ्स की बातें करूंगा थोड़ी। इंटरेस्ट रेट 10% है। रेंटल है 20,000। एक क्या लिखा है? पर एनम इन एडवांस। इसका मतलब ये देखो, ये 3 साल है, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। देखें, पहली पेमेंट अभी करेंगे, पहली पेमेंट 20,000 की अभी करेंगे। देखें, दूसरी पेमेंट यहां होगी अगले साल के, और इधर तीसरी। बस ये 3 पेमेंट है हर साल के बिगनिंग पे। 3 पेमेंट है हर साल के बिगनिंग पे। तो आपको सबसे पहला काम तो ये इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इन सबकी क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो मैंने यहां लिखा पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। मैंने सबसे पहले लिखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। सुनो, अगर तुम्हें ये नॉलेज हो कि जो पैसे, अगर मेरे जेब में आज 10,000 रुपए पड़े तो आज के पैसे की वैल्यू तो वही होगी ना। तो जो डे 0 का 20,000 है उसकी तो वैल्यू वही है आज। डे 0 का जो 20,000 है उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू वही है, प्लस बाकी इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं। इन दो रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं 20,000 के। बाकी इन दोनों रेंटल्स के 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये दोनों रेंटल्स सेम अमाउंट के हैं। ये दोनों रेंटल्स सेम अमाउंट के हैं और इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम के बाद मिल रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम के बाद मिल रहे हैं। तो सच सीरीज ऑफ पेमेंट्स आर कॉल्ड एन्युटीज। आप लोगों ने बचपन में F2 में पढ़ा हुआ है कि सेम कैश फ्लोज हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मिल रहे हो, तो सच सीरीज ऑफ पेमेंट्स आर कॉल्ड एन्युटीज। आर कॉल्ड एन्युटीज। तो देखो क्या करेंगे अब, यहाँ देखें। और एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कभी भी निकालना हो, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कभी भी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला था एक सिंगल एन्युटी मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर। एक सिंगल एन्युटी मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर। तो एक सिंगल एन्युटी 20,000 की है, मल्टीप्लाई बाय बेटा एन्युटी फैक्टर। ये रहा क्वेश्चन में, देखो ये रहा एन्युटी फैक्टर गिवन है। चलो मल्टीप्लाई करो। ये सबकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 54720। ये आ गई 54720 पीवी ऑफ लीज रेंटल।
ओके 54720 आ गई। ये पहला काम मैंने बिस्मिल्लाह कर दिया, आगाज कर दिया, बिस्मिल्लाह कर दिया। ठीक है, अब बताओ इस प्रेजेंट वैल्यू की एंट्री क्या बनेगी? आपको याद है आर ओ यू डेबिट और लीज एलओ लिख रहा हूं, लीज ऑब्लिगेशन की जगह एलओ लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, मेरे प्यारे बच्चों देखो मैंने पहली एंट्री बना दी, आर ओ यू डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, आर ओ यू डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, ऐसा ही है। हाँ, अब मेरी तरफ देखो, मैं वहां पहुंचा और मैंने उनको सलाम किया और सलाम करते ही पहली पेमेंट उनके हाथ में रख दी, सलाम करते ही 20,000 की पहली पेमेंट उनके हाथ में रख दी। तो देखो फर्स्ट पेमेंट नाउ है ना, तो फर्स्ट पेमेंट नाउ शुड बी ट्रीटेड एज प्योर डिक्रीज इन लोन। ये डेट के साथ बना रहा हूं एंट्री, देखो 1 जनवरी 06 को ये एंट्री बनी और अगली एंट्री भी बनेगी बेटा 1 जनवरी 06 को, इधर देखें। और वो एंट्री क्या होगी? लीज ऑब्लिगेशन डेबिट 20,000, पूरे लीज ऑब्लिगेशन उसी एक कम हो गई, और कैश या बैंक क्रेडिट 20,000। ठीक है बेटा, ये डे 1 पे मैंने दो एंट्रीज आपके सामने बना दी हैं, डे 1 पे ही दो एंट्रीज बना दी हैं। बताओ आपका लीज ऑब्लिगेशन उसी वक्त कम हो गया ना, यानी दिमाग से सोचो, आपने लोन ही कम कर दिया, उसी वक्त अपने लोन को कम कर दिया, पैसे ही उनके लौटा दिए। तो बताओ इनिशियली आपकी लीज ऑब्लिगेशन वैसे कितनी थी? 54720, वैसे ये थी, और अब 20,000 से कम हुई। अपने कैलकुलेटर में करके देख लो, 54720 और 20,000 का डिफरेंस ले लो, 54720 और 20,000 का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? 34720। यानी अब आपने समझ लो लोन ही 34720 का लिया है। बस यूं सोचना, पहली पेमेंट को एक अलग सेपरेट एंट्री बना दो, यानी आपने लोन ही अब 3720 का लिया, यानी पिछले सवाल की तरह आप सवाल करेंगे लेकिन 34720 से, 34720 से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं 30 सेकंड खामोश हूं, देखते रहो, देखते रहो आराम से। अब बेटा जब भी फाइनेंस लीज का सवाल आता है हम एक स्केड्यूल बनाते हैं, लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एलएएस। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ लीज स्केड्यूल एलएएस, देखते रहें। वो रेंटल्स, फाइनेंस चार्ज, एफसी का मतलब फाइनेंस चार्ज, डिक्रीज इन ऑब्लिगेशन, बैलेंस ऑब्लिगेशन। ओके, अब आपके पास देखो डेट क्या है? 1 जनवरी 06। मैंने आपको, अब देखो फजूल चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करना। अपनी लीज ऑब्लिगेशन डे 1 पे कितनी हो गई थी? 34720, 34720। हमारी लीज ऑब्लिगेशन डे 1 पे कितनी हो गई थी? 34720, पक्का? हाँ, अब रेंटल्स जो हम फ्यूचर में पे करेंगे उसके लिए इंग्लिश पढ़े, जाके क्वेश्चन में इंग्लिश पढ़े जाए, देखें देखें देखें, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, लिखा था रेंटल्स हैं, ये देखें पढ़े, 20,000 पर एनम इन एडवांस, 20,000 पर एनम इन एडवांस, यानी एडवांस का मतलब जिस तरह इस साल के पहले दिन पे किया ना, अगले साल के भी पहले दिन पे करेंगे, हर साल के पहले दिन, एडवांस का मतलब हर साल के। तो इस बार 31 दिसंबर 2006 को पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि एक दिन बाद 1 जनवरी 07 को पेमेंट करेंगे। ठीक है, याद रखना, इन एडवांस लिखा हुआ है, यही इसके एक्चुअल मीनिंग है, पढ़ो। तो 1 जनवरी 06 के बाद अगली पेमेंट होगी 1 जनवरी 07 को, ये देखो 20,000 की पेमेंट हुई। अब बताएं, इस पूरा साल सामने वाली पार्टी के हमने यूज किए 34720, पूरा साल सामने वाली पार्टी के हमने यूज किए 34720, 34720, 34720। हाँ, अब बताओ इंटरेस्ट रेट कितना है? देखो इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 34720 का 10% होगा 3472। हाँ, 20,000 में से 3472 का इंटरेस्ट निकाल दो, 20,000 में से 3472 का इंटरेस्ट है, तो बाकी प्रिंसिपल कितना होगा बेटा? 16528। ओके, चलो अपडेट करो इसे, 18192, 18192, सही। ओके, बस इतना सॉल्व करना काफी है, इससे ज्यादा सॉल्व करोगे तो टाइम और इंक दोनों जाया होगी, टाइम और इंक दोनों जाया होगी। जिसने इतना सॉल्व कर लिया काफी है। अब इन सबसे अहम तरीन बात मैं अब आपको बता रहा हूं, देखें
बच्चे ने कहा था यार उसको उस्ताद आप करंट नॉन करंट में ब्रेक करवाओगे, बिल्कुल करवाएंगे, करंट नॉन करंट में ब्रेक करवाते हैं आपको। चलें इधर देखें, ये देखो, ये आपके पास है ईयर का बिगिनिंग 1 जनवरी 06, ठीक है। ये देखो, ये है तुम्हारा 31 दिसंबर 06 और ये है तुम्हारा 31 दिसंबर 07। देखते रहे आप, अब मेरी कमेंट्री सुनना। डे वन पे बजाहिर तुम्हारा बजाहिर लीज ऑब्लिगेशन था 54720। डे वन पे बजाहिर थोड़ी देर के लिए लीज ऑब्लिगेशन था 54720, लेकिन डे वन पे जैसे ही आपने उसके हाथ में 20,000 रुपए रखे तो आपका लीज ऑब्लिगेशन डे वन से हो गया था 34720। डे वन से लीज ऑब्लिगेशन कितना हो गया था? 34720। पक्का? अब मेरा बड़ा कीमती डायलॉग आ रहा है। मेरा दावा यह है कि जो ऑब्लिगेशन डे वन पे थी ना, वही साल के एंड पे भी है। जो ऑब्लिगेशन डे वन पे थी वही यहां भी है, 34720। जो ऑब्लिगेशन डे वन पे थी वही साल के एंड पर भी है। फिर बोल रहा हूं, मेरा दावा यह है कि जो ऑब्लिगेशन डे वन पे थी वही साल के एंड पे भी है, 31 दिसंबर 06। बच्चे ने कहा क्यों? क्योंकि इस बार, तवज्जो, इस बार जो नेक्स्ट पेमेंट हो रही है वो ईयर एंड के एक दिन बाद हो रही है। इस बार जो नेक्स्ट पेमेंट हो रही है वो ईयर एंड के एक दिन बाद हो रही है, तो आपका जो लीज ऑब्लिगेशन रिवाइज होगा वो एक दिन बाद होगा। यानी वो 31 दिसंबर 06 को रिवाइज नहीं होगा, वो 1 जनवरी 07 को रिवाइज होगा। देखो, तो अब आप यहाँ क्या करोगे? तो देखें, यहाँ देखें, ये एक दिन बाद, ये एक दिन बाद रिवाइज होगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जब एक दिन बाद पेमेंट हुई तो ये हो गया 18192। आपका लीज ऑब्लिगेशन हो गया 18192, एक दिन बाद, ईयर एंड के एक दिन बाद हुआ। अब मेरा अगला दावा बताऊं, ईयर एंड के एक दिन बाद का मतलब 1 जनवरी 07। सुने, अगला दावा सुने, जो लीज ऑब्लिगेशन 1 जनवरी 07 को होगा वही अगले साल के एंड पे भी होगा, वही 31 दिसंबर 07 के एंड पे भी होगा। यहाँ 18192। क्यों डायलॉग सुनो, क्योंकि अब अगली बार जो पेमेंट होगी वो एक दिन बाद होगी ना। अगली बार जो पेमेंट होगी वो एक दिन बाद होगी ना। सोचो, नहीं समझे? हाँ, सही। तो अब मुझे बताओ बेटा, बताओ 31 दिसंबर 06 को देखो, 31 दिसंबर 06 का आखिरी दिन देखो, 31 दिसंबर 06 के आखिरी दिन, 31 दिसंबर 06 के आखिरी दिन टोटल लीज ऑब्लिगेशन है 34720। 31 दिसंबर 06 के आखिरी दिन टोटल लीज ऑब्लिगेशन है 34720 और एक साल बाद कितना बच रहा है? 18192। 34720 में से एक साल बाद कितना बच रहा है? 18192। तो जो एक साल के अंदर खत्म हो रहा है वो करंट और बाकी नॉन करंट। एक साल के अंदर जो खत्म हो रहा है वो करंट, बाकी नॉन करंट। इधर देखो, ईयर एंड पर ये तुम्हारी टोटल ऑब्लिगेशन है, इसमें से इतना करंट है और इतना नॉन करंट है। ये देखो, ये करंट है और ये नॉन करंट है। 16528 करंट है और 18192 नॉन करंट है। 18192 इज नॉन करंट। देख लो, मैं 1-2 मिनट खामोश। हाँ, सही। अब देखो, मैं अगर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो उसमें ये देखो दिखाऊंगा 18192, 18192 मैं यहां दिखाऊंगा और 16 कितना है 528 यहां दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो मैंने बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में ही दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जरा एक बड़ी अहम तरीन बात बताने जा रहा हूँ, एक बिल्कुल नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, ये आप लोग सुनना और फिर एंड में निशानी लिख लेना। बेटा इस बार आप मुझे बताएं, सामने देखें, सब स्क्रीन पे देखें, पहले साल को 1 जनवरी 06 से लेकर दिसंबर 06 को देखें। इस पहले साल जो आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट था वो 34720 था। इस पहले साल जो आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट था वो 34720 था। कितना था? 34720। पहले साल जो हमने सामने वाली पार्टी का लोन यूज किया वो 34720 था। तो जो अमाउंट यूज करते हैं उसी पे इंटरेस्ट बुक करते हैं। तो 34720 का 10% लो, 34720 का 10% 3472। इधर देखें, तो मैं यहाँ एंट्री बनाऊंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये देखें 3472। और अब मुझे बताएं
कि क्या ये 3472 मैंने साल के आखिरी दिन तक पे कर दिया था? क्या ये 3472 मैंने साल के आखिरी दिन तक पे किया था? नहीं। ये पे कब हो रहा है? इस दिन हो रहा है। देखो डेट, देखो ये पे हो रहा है 1 जनवरी 07 को। 1 जनवरी 07 का मतलब ईयर एंड के एक दिन बाद, 31 दिसंबर 06 के एक दिन बाद। नहीं समझे भाई? ये जो 2006 का पूरे साल का इंटरेस्ट है वो है 3472। सही है, तो यूज हो गया। जब पैसा यूज कर लिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो बुक करेंगे, बिकॉज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। लेकिन जरा सोचें बेटा, ईयर एंड तक इस बार हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया। पिछला सवाल अलग था। पिछले सवाल में हमेशा साल के आखिरी दिन पे करते थे, तो ईयर एंड पे इंटरेस्ट भी पे हो जाता था ना। इस बार ईयर एंड पे हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, एक दिन बाद पे कर रहे हैं। देखे ना कब पे कर रहे हैं? 1 जनवरी 07 को। तो इसका मतलब अगर हम ईयर एंड पे खड़े होंगे तो ये इंटरेस्ट यूज हो गया है लेकिन पे नहीं हुआ। एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड, यूटिलाइज्ड बट नॉट येट पेड आर कॉल्ड एक्रूड। तो आप ईयर एंड पर एक और लायबिलिटी बुक करोगे, ये देखो एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से ये एक लायबिलिटी बुक करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट। हाँ सही, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट, पक्का। तो अब बेटा आपके पास इस ऐसे सवालात में तीन लायबिलिटीज ईयर एंड पे आएंगी। तीन लायबिलिटीज गिनो। एक लीज ऑब्लिगेशन की नॉन करंट, एक लीज ऑब्लिगेशन की करंट, और एक एक्रूड इंटरेस्ट की भी करंट लायबिलिटी जो एक दिन बाद पे होने का है। एक एक्रूड इंटरेस्ट की करंट लायबिलिटी जो एक दिन बाद पे होगा। फिर सुनो, ऐसे जो सवाल होंगे उसमें तीन लायबिलिटीज ईयर एंड पाएंगी, तीन। एक लीज ऑब्लिगेशन की नॉन करंट, एक लीज ऑब्लिगेशन की करंट, और एक एक्रूड इंटरेस्ट की करंट लायबिलिटी भी ईयर एंड की बैलेंस शीट में जाएगी। बच्चे ने कहा मासूमियत से कहा सर एक निशानी बताएं, एक निशानी बता दें कि किन सवालात में एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, किस में नहीं आएगा। सिंपल निशानी बता दूं, सिंपल, प्रॉपर उसको अमल करोगे तो गलती नहीं होगी। अगर आपका रेंटल साल के आखिरी दिन पे हो रहा होगा, अगर जैसे पिछले सवाल में हो रहा था, अगर आपका रेंटल साल के आखिरी दिन पे हो रहा होगा तो इंटरेस्ट उसमें पे हो जाएगा, तो फिर एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका रेंटल ईयर एंड के बाद पे हो रहा होगा, ईयर एंड के एक दिन बाद, 2 दिन बाद, ईयर एंड के बाद पे हो रहा होगा, तो दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट एक्रूड है। सही। तो अब आपकी बैलेंस शीट में एक एक्रूड इंटरेस्ट भी जाएगा। देखो करंट लायबिलिटी में ये एक चीज और आई, कितना अमाउंट है? ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से ये 3472 की करंट लायबिलिटी भी आ गई। ठीक है जी, देख लें एक नजर देख लें। मेजर काम हमने कर दिया है, मेजर काम हमने कर दिया है। अब बेटा, अब बच्चे ने कहा आपने अभी तक जितनी मेहनत कराई है ना, आपने अभी तक जितनी मेहनत कराई है ना, वो सिर्फ इस लीज ऑब्लिगेशन के लिए कराई है। पूरा एलएएस बनाया, करंट नॉन करंट एक्रूड इंटरेस्ट, वो ऑब्लिगेशन के लिए कराई है। ऑब्लिगेशन के सामने एसेट भी तो है, आरओयू, आरओयू के नाम से एसेट भी तो है, तो वो एसेट डेप्रिशिएट भी तो होगा, 3 साल की लाइफ है, डेप्रिशिएट एसेट होगा, सिंपल। तो आरओयू है 54720, तो इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लूं, 54720 डिवाइड बाय 3 इयर्स करो, 54720 डिवाइड बाय 3 years, वन 18240। सही है। और यही डेप्रिसिएशन आपकी बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएल में चले जाएगा। हाँ,
और इंटरेस्ट एक्सपेंस इस साल का कितना है 3472। ये दोनों आपके पीएनएल में पोस्ट हो जाएंगे, ये दोनों पीएनएल में पोस्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ये दोनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएंगी। ठीक है जी। अब आखिरी चीज आपको एसेट दिखाना है बैलेंस शीट में। डे वन पे आपका आरओयू कितना था? डे वन पे आपका आरओयू था 54720, 54720 था। और उसमें से आपने कितना डेप्रिसिएशन बुक करा इस साल, पहले साल 18240। तो ये नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट बताता हूँ। ठीक है जी, ये रहा सारा मामला। देखें, पूरा सवाल सॉल्व हो गया, कंप्लीट कंप्लीट थिंग डन, पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, समझ गए ये वाला केस? समझ गए ये वाला केस तो बता दें प्लीज। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब एक सवाल फौरन से आप लोग करें, बिल्कुल सही चाहिए, हाँ मुझे गलती नहीं चाहिए। देख लो, वैसा ही सवाल है, वैसा ही सवाल है। और फर्स्ट ईयर का ही एक्सट्रैक्ट बनाने हैं आपने, फर्स्ट ईयर के एक्सट्रैक्ट बनाने ये वाले, इस साल के एक्सट्रैक्ट बनाने। चलें स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा। प्रेजेंट वैल्यू भी निकालें।
कर लिया बेटा? कर लिया? बेटा कर लिया, बताएं। सही है। हाँ भाई, कर लिया बेटा? मैंने आप लोग को एक वो सेंड कर दिए, क्या कहते हैं, आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी वैसे सेंड कर दिया है मैंने। चलें जी, अब आगे बढ़ रहे हैं। सुनिए, एक छोटी सी थ्योरी लिखवा रहा हूं, वो लिख लें। इफ lease term and life is different, मैं लिख रहा हूं, आप देखें यहां। if the asset is expected to be transferred to lessee at the end of lease, then always depreciate ठीक है, ये पहली लाइन है। नंबर 2, if the asset is not expected to be transferred
to lessee at the end of lease term, then depreciate it on lower of number 1 lease term and number 2 life of asset. चलो भाई बेटा जी ये देख लें, पहले तो इसको चुपचाप एक बार रीड कर लें, एक बार चुपचाप रीड करें, मैं बताता हूं, फिर एक बार रीड करें इसे। चलो अब बात सुनो बेटा, अभी तक जो सवाल आ रहे थे उसमें सिर्फ एक लीज टर्म ही गिवन थी, या कई सवालों में लीज टर्म और लाइफ एक ही होती है। व्हाट इफ अगर ऐसा सवाल आ जाए, देखें इधर देखें, यहाँ देखें कि अगर लीज टर्म हो 8 साल और लाइफ ऑफ एसेट की यूजफुल लाइफ हो 10 साल, अब आप कैसे डेप्रिशिएट करेंगे? लीज टर्म 8 साल और लाइफ एसेट की हो 10 साल, अब आप कैसे डेप्रिशिएट करेंगे? तो बेटा पहले तो एक बात कान खोल के सुन लें, कान में डालें बात, कि हम लेसी की बुक्स में खड़े हैं, हम डेप्रिसिएशन लेसी की बुक्स में कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है? और डेप्रिसिएशन हमेशा यूजेज पैटर्न के हिसाब से होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा यूजेज पैटर्न के हिसाब से होता है। हाँ, तो अगर आप जल्दी जल्दी एसेट को यूज करोगे, जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट होगा, याद है नहीं बचपन में आपने पढ़ा है, तो आप यूजेज पैटर्न भी लेसी का देखना, यूजेज पैटर्न भी लेसी का देखना। आप केस नंबर 1 पढ़ो, देखो इधर देखो, अगर लीज में ऐसा कोई बात लिखी हुई है, इफ द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर्ड टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज, देन ऑलवेज डेप्रिशिएटेड ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। भाई यूं लिखा हुआ है कि लीज टर्म के बाद एसेट लेसी के पास आ जाएगा, ऐसी कोई टर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लीज टर्म में तो एसेट लेसी यूज करेगा, लीज टर्म पे तो एसेट लेसी यूज करेगा और उसके बाद भी लेसी यूज करेगा, यानी जिंदगी भर लेसी यूज करेगा ना भाई। देखो लाइफ 10 साल है, लीज टर्म 8 साल है, तो 8 साल तो लेसी यूज करेगा ही करेगा, और 8 साल बाद भी लेसी के पास अगर एसेट आ गया तो रिमेनिंग जिंदगी भी यूज करेगा, इसका मतलब पूरी जिंदगी लेसी यूज करेगा। तो जब पूरी जिंदगी लेसी यूज कर रहा है तो जिंदगी पे डिवाइड करके डेप्रिशिएट कर दो, जब पूरी जिंदगी लेसी यूज कर रहा है तो जिंदगी पे डिवाइड करके क्या कर दो, डेप्रिशिएट कर दो, जिंदगी पे डिवाइड करके डेप्रिशिएट कर दो। हाँ सही। अब सेकंड केस, if the asset is not expected to be transferred to lessee at the end of lease term, then depreciate it on lower of lease term and life of asset, lease term and life of asset। इधर देखें बेटा, मैंने 8 साल के लिए लीज पे लिया है और 8 साल बाद मैं उसको लौटा दूंगा वापस, तो बस अगर मैं वापस लौटा दूंगा तो अब सिर्फ 8 साल ही यूज कर रहा हूँ ना, अगर मैं वापस लौटा दूंगा तो 8 साल ही यूज कर रहा हूँ ना, तो अब 8 सालों पे डेप्रिशिएट होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली अगर आप इन दोनों का लोअर लोगे, इन दोनों का लोअर लोगे तो वो 8 साल ही आएगा, इन दोनों का लोअर लोगे तो वो 8 साल ही आएगा। हाँ जी सही, पक्की बात, बोलें जी। अब एक आखिरी केस आज की क्लास का कराऊंगा, लेकिन जरा बड़ा है, उसको तरीके से समझ लेना और फिर आप भी इसका एक सवाल कर लेना, ठीक है? चलो आ जाओ, देखें ये रहा केस। अभी तक क्या हो रहा था, पहले अभी तक की बात सुने। अभी तक के सवालात में अकाउंटिंग पीरियड अगर जनवरी
टू दिसंबर था। अभी तक के सवालात में अगर अकाउंटिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर था, कान खोल के सुनो, तो पेमेंट पीरियड भी जनवरी टू दिसंबर था। यानी आप ईयर के स्टार्टिंग पे लीज पे एसेट लेते थे और या तो अगले अगले साल करके आराम से पेमेंट करते थे। तो अभी तक अकाउंटिंग पीरियड और पेमेंट पीरियड एग्जैक्टली अलाइन था, सेम था। अकाउंटिंग पीरियड और पेमेंट पीरियड प्यारे बच्चों अभी तक बिल्कुल क्या था, सेम था, अलाइन था। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है, जरा सोचें, एक कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी टू दिसंबर, एक कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी टू दिसंबर, लेकिन उसका पेमेंट, उसने गाड़ी ली है 1 जुलाई को। अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी टू दिसंबर, लेकिन गाड़ी ली है 1 जुलाई को। तो अब गाड़ी की पेमेंट जाएगी जुलाई टू जुलाई, गाड़ी की पेमेंट जाएगी जुलाई टू जुलाई, नहीं समझे? तो इसका मतलब अब अकाउंटिंग पीरियड और पेमेंट पीरियड अलग अलग हो गया। अकाउंटिंग पीरियड और पेमेंट पीरियड क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो बच्चे ने कहा सर अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कान खोल के सुने, ये देखें। अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो पहले इलाज सुन लो, फिर सॉल्व भी करा देते हैं आराम से। इफ अकाउंटिंग पीरियड एंड रेंटल पेमेंट पीरियड इज डिफरेंट, देखो, इफ अकाउंटिंग पीरियड एंड रेंटल पेमेंट पीरियड इज डिफरेंट, देन क्या करना है, देखो, देन फर्स्ट मेक लीज अमाउंट, एलएएस याद नहीं है, यूजिंग पेमेंट पीरियड। पहले अकाउंटिंग पीरियड को भूल जाना, अकाउंटिंग पीरियड को उठा के डस्टबिन में डाल देना, भूल जाना, अकाउंटिंग पीरियड को भूल जाना और एलएएस बनाना यूजिंग पेमेंट पीरियड, एंड देन डू अपॉर्शनमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड। एंड मैं अपॉर्शनमेंट में सिखा दूंगा। फिर सुन लो, जब भी अकाउंटिंग पीरियड और पेमेंट पीरियड डिफरेंट हो तो पहले लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेना यूजिंग पेमेंट पीरियड, यूजिंग पेमेंट पीरियड, और उसके बाद आराम से अपॉर्शनमेंट कर लेना, अलाइनमेंट कर लेना अकॉर्डिंग टू योर अकाउंटिंग पीरियड। सही है, हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। सही, चलो मैं सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक काम करें, सवाल की एक पिक्चर ले लें, सवाल की एक पिक्चर ले लें ताकि आपके पास दूसरी जगह भी ये सवाल हो, क्योंकि मैं स्क्रीन मूव करता हूं ना। अब सुनो, देखें बेटा, सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड ये रहा, आपके जहन में डालने 1 अक्टूबर 06, 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। याद रखना, सवाल में एक चीज अपने जहन में बैक एंड पे रखना, अकाउंटिंग पीरियड इज अक्टूबर टू सितंबर, अक्टूबर टू सितंबर। लेकिन इंसेप्शन ऑफ लीज क्या है, देखो 1 जनवरी, आपने गाड़ी खरीदी है 1 जनवरी को, तो अब गाड़ी की पेमेंट होगी जनवरी टू जनवरी, गाड़ी की पेमेंट होगी जनवरी टू जनवरी, जबकि अकाउंटिंग पीरियड है अक्टूबर टू सितंबर। देखा डिफरेंट आ गया, डिफरेंस है। अब रेंटल्स हैं 12,000 पर एनम इन एडवांस, देखो 12,000 पर एनम इन एडवांस, राइट। लीज टर्म है 4 साल, जबकि लाइफ ऑफ एसेट है 10 साल। लीज टर्म है 4 साल, लीज टर्म काम की यानी जब कुछ भी ना लिखा हो इसका मतलब एंड में वापस करना पड़ेगा, तो 4 साल के लिए एसेट लिया है। अच्छा बेटा, इंटरेस्ट रेट है 10% और एन्युटी फैक्टर अगले 3 साल का है 2 ये देखो लिखा है 2.487, देख लो, ये जरा लाइट हुआ है 2.487, 2.487। अब सबसे पहले अगर आप बोले तो मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं। 4 साल है, देखें मैं ईयर 0 की फॉर्म में लिख रहा हूं, ईयर 0, 1, 2, 3 एंड 4। इधर देखो, ये आप लिख दें, सबसे पहले एक पेमेंट दोगे यहाँ 12,000 की, फिर एक 12 की यहाँ दोगे, फिर एक 12 की यहाँ दोगे और फिर एक 12 की यहाँ दोगे। ये 4 पेमेंट आ गई, ये 4 पेमेंट 12,000 की आ गई। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, देखो सिखाई है तुम्हें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स, देखें यहाँ, जो रेंटल मैं अभी अभी पे कर रहा हूं उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू वही होगी, जो रेंटल मैं अभी अभी पे करूंगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की तो वही होगी, प्लस इन 3 सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, 3 रेंटल्स की पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं। देखो तीनों सेम रेंटल्स हैं, तीनों सेम रेंटल्स हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हैं, तीनों सेम रेंटल्स हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हैं, तो सच सीरीज ऑफ पेमेंट्स आर कॉल्ड एन्यूटीज। तो बेटा इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, एक सिंगल एन्यूटी मल्टीप्लाई बाय एन्यूटी फैक्टर कितना है 2 पॉइंट, चलो करते हैं मल्टीप्लाई, फोर वन एट डबल फोर, 41844, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। बेटा पहली एंट्री बन जाएगी, ये देखो ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, ठीक है।
ये एंट्री बनेगी जिस दिन लीज की इंसेप्शन हुई है 1 जनवरी 02। ओके। अच्छा, एक चीज सवाल में मैं ऐड करा रहा हूं, डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज इक्वल टू मंथली बेसिस। मंथली, आप लोगों को पता होगा इसका मतलब। डेप्रिसिएशन पॉलिसी में लिखवा रहा हूं मंथली बेसिस, मंथली बेसिस। ओके। अब बेटा जी ये सवाल आपके सामने, मैंने अभी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकाली है और वो एंट्री बनाई है। अब आप सवाल अच्छी तरह आंखें खोल के पढ़ें, आप लोग काफी देर से कनेक्टेड है मेरे साथ। सुने, सलाम करते ही पहली पेमेंट हाथ में रख रहे हैं, फर्स्ट पेमेंट नाउ है, तो फर्स्ट पेमेंट नाउ मस्ट ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एज प्योर डिक्रीज इन लोन, प्योर डिक्रीज इन लोन। तो उसी दिन, पहले ही दिन आपने पहली पेमेंट कर दी है, देखें। सही है, ऐसा ही है बेटा। जब आप ये पहली पेमेंट करोगे ना, तो आपका ये, आपकी ऑब्लिगेशन सी वक्त कम हो जाएगी, यानी रिवाइज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो देखें 41844 थी, माइनस कितना करना है आपने, 12,000, 29844। तो आपकी ऑब्लिगेशन 29844 आ गई, 29844 आ गई। अब सुनो, आपने यहां बनाना है LAS, लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। ये देखो, डेट, रेंटल्स, फाइनेंस चार्ज, डिक्रीज इन ऑब्लिगेशन, सुनो ये लिख दिया फर्स्ट। ठीक है बेटा, बताओ आपका ये बैलेंस स्टार्ट कितने से होगा, 29844 से बैलेंस स्टार्ट होगा, 29844 से स्टार्ट होगा, 29844 से स्टार्ट होगा, 29844 से 29844। सही। अब बेटा मैंने आपको एक नसीहत की थी अभी ऊपर, कि जब भी ऐसा सवाल आए कि जिसमें अकाउंटिंग पीरियड और पेमेंट पीरियड अलग अलग हो, तो अकाउंटिंग पीरियड को भूल जाना, चुपचाप LAS बनाओ अकॉर्डिंग टू पेमेंट पीरियड्स, प्लीज इन्वॉल्व। चुपचाप लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाओ अकॉर्डिंग टू पेमेंट पीरियड। तो पेमेंट हमेशा 1 जनवरी से 1 जनवरी होगी, उसमें लिखा हुआ है। हर 1 जनवरी को अगर लीज स्टार्ट हुई है, तो अगली पेमेंट फिर 1 जनवरी को होगी। तो आप सिर्फ ओनली प्योर, तवज्जो सुने, प्योर आप क्या फॉलो करें, पेमेंट पीरियड। ठीक है, तो अब अगली पेमेंट कब होगी, देखें, फर्स्ट, ठीक है, 1 जनवरी 03 को होगी। तो 1 जनवरी 03 को आप 12,000 पे करोगे। ये देखें, अब बताएं, पूरा साल सामने वाली पार्टी के 29844 यूज किए, 29844, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। 2984 का इंटरेस्ट आ जाएगा। सही है, 29844 का 10% अगर हम करेंगे तो 2984.4 है, मैं पॉइंट को छोड़ रहा हूं। अब 12,000 में से 2984 को लेस करो, 9016। ठीक है, अब 20828, 20828 आ गया। हाँ, ऐसा ही है। अब बेटा अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें ना, तो उस हिसाब से हमने काफी काम, क्वेश्चन किस साल के लिए बनाना है, 30 सितंबर 02 के लिए बनाना है ना, 30 सितंबर 02 के लिए बनाना है। उसके हिसाब से हमारा काम हो चुका है, उसके हिसाब से हमारा काम हो चुका है, उस हिसाब से हमारा काम हो चुका है। मैं स्टिल एक बाद में आपको अपॉर्चुनमेंट सिखाऊंगा, 1-2 मिनट खामोश हूँ, उसके बाद आप लोगों को अपॉर्चुनमेंट सिखाता हूँ। ये देख लो, ये देख लो भाई। अब बात सुने, देखिए बेटा, अब मैं आपके सामने अकाउंटिंग पीरियड बनाऊंगा। अब मैं अपॉर्चुनमेंट सिखा रहा हूँ, अकाउंटिंग पीरियड बना रहा हूँ। ये देखें, आपका अकाउंटिंग पीरियड ये था, देखो, 1 अक्टूबर 01
टू 30 सितंबर 02। देखते रहे बच्चों, ठीक है। फिर इसी तरह एक और साल होगा 30 सितंबर। मैं एक साल आगे बना रहा हूँ क्योंकि करंट नॉन करंट में भी तोड़ना है। एक साल आगे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे करंट नॉन करंट में भी तोड़ना है। गौर से देखें इधर बेटा, इधर देखें 1 जनवरी 02 का ये रहा। 1 जनवरी 02 को इंसेप्शन ऑफ लीज हुई थी, अकाउंटिंग पीरियड ये रहा। देखो बड़ी दीवारें बना देता हूं। अब इस दिन डे 1 पे बजाहिर मेरा लीज ऑब्लिगेशन था 41844। 1 जनवरी 02 को थोड़ी देर के लिए बजाहिर मेरा लीज ऑब्लिगेशन था 41844। लेकिन सलाम करते ही पहली पेमेंट हाथ में रख दी थी। सलाम करते ही पहली पेमेंट हाथ में रखी तो मेरा लीज ऑब्लिगेशन कितना हो गया था? 29844। तो देखो बेटा, मेरा डे 1 पे लीज ऑब्लिगेशन यहां हो गया होगा 29844। यही हो गया होगा। अच्छा तवज्जो, अब बताओ अगली बार ये लीज ऑब्लिगेशन अपडेट कब होगा? 1 जनवरी 03 को। अगली बार लीज ऑब्लिगेशन अपडेट होगा 1 जनवरी 03 को। यहां ये देखें, यहां कहीं अपडेट होगा, यहां जाके अपडेट होगा। अगली बार ये अपडेट होगा 1 जनवरी 03 को, यहां अपडेट होगा। और फिर ये अपडेट होकर कितना हो जाएगा? 20828 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपडेट तो 1 जनवरी 03 को हो रहा है, जबकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर 02 को। हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर 0। तो हमारे अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन ये बैलेंस यही होगा भाई, 29। जो ईयर के स्टार्टिंग पे होगा ना 1 जनवरी 02 को, वही ईयर एंड पे 29844 की लीज ऑब्लिगेशन होगी। तो पहले तो ये जहन में डाल लो कि जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए मुझे सॉल्व करना है, उसके एंड पर टोटल लीज ऑब्लिगेशन इज 29844। टोटल लीज ऑब्लिगेशन इज 29844। पक्का? अच्छा बेटा, 30 सितंबर 02 के बाद जो 1 जनवरी आ रहा है ना, उस दिन पेमेंट होगी तो लीज ऑब्लिगेशन अपडेट होकर 20828 हो जाएगा। 1 जनवरी 03 को जब पेमेंट होगी तो उस दिन लीज ऑब्लिगेशन कितनी हो जाएगी? 20828। अब मेरा एक दावा सुनोगे, स्टेटमेंट सुनो मेरा दावा यह है कि जो लीज ऑब्लिगेशन 1 जनवरी 03 को है, वही 30 सितंबर 03 को भी होगी। क्योंकि अब अगली बार अब 1 जनवरी 04 को अपडेट होगा ना। तो देखें यहाँ 30 सितंबर 03 को 20828 की लीज ऑब्लिगेशन है। हाँ सही। तो बताएं भाई, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से काम करते हैं हम। जो अकाउंट्स बनाते हैं, वी प्रिपेयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से मेरा 30 सितंबर 02 की शाम को टोटल लोन कितना है? 29844। और एक साल बाद बच रहा है 20828। तो जो एक साल के अंदर खत्म हो रहा है वो करंट और बाकी नॉन करंट। ये देखें 29844 में से 9016 करंट है और बाकी क्या है? नॉन करंट है। ऐसा ही है। देख लो, मैं रुक रहा हूं 1 मिनट। अब बात सुने, मैं ये बैलेंस आपके सामने बैलेंस शीट में लिख के दिखाता हूं, ठीक है। यहां मैंने लिखा सुनो, एसेट आपका होगा ROU, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। सुनो, लीज ऑब्लिगेशन का नॉन करंट कितना है? 20828। करंट कितना है? 9016। ठीक है, ये तो आपने नॉन करंट और करंट कर दिया, सही है। अब एक बहुत ही अहम तरीन मरहला है, वो आप लोगों को समझना है। एक बहुत अहम तरीन चीज है जो अब आपने समझनी है। अगर वो समझ गए तो आप ये केस पूरा समझ गए, गेम खत्म।
बताएं, इधर देखें मेरी बात सुने। 1 जनवरी 02 से लेके 1 जनवरी 03 का जो पूरा पेमेंट पीरियड था, 1 जनवरी 02 से लेके 1 जनवरी 03 का जो पूरा साल पेमेंट पीरियड था, उस पूरा साल हमने सामने वाली पार्टी के 298844 यूज किए थे। 1 जनवरी 02 से लेके, आवाज सुनो अच्छी तरह, 1 जनवरी 02 से लेके 1 जनवरी 03 तक का जो पूरा साल था उसमें आपने 29844 यूज किए थे। उसका अगर आप 10% लेते हो ना, तो इस पूरे साल का, ये देखो पूरे, ये देखो इधर 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 से लेके इधर तक पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा 2984। ये 2984 पूरे 12 महीने का है बेटा, सोचें, ये 2984 पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है। जबकि आपका यहाँ ईयर एंड में 9 महीने, देखें 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक 9 महीने, 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक 9 महीने। तो कोई एक बच्चा 2984 को 9/12 करो, 2984 पूरे 12 महीने का है, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 2238। बेटा देखें ये जो इंटरेस्ट आएगा ना यहाँ का, ये आएगा 2238, सही है। इन 9 महीनों का इंटरेस्ट आएगा, 1 जनवरी 02 से लेके 30 सितंबर 02 तक का इंटरेस्ट आएगा 2238। और यकीन करें ये इंटरेस्ट 30 सितंबर 02 तक पे नहीं हुआ, अगले साल पे हो रहा है। ये 2238 का इंटरेस्ट ईयर एंड तक पे नहीं हुआ, अगले साल बाद में पे होगा, देख लो ऊपर। तो ये जो इंटरेस्ट होगा ना, ये एक्रूड होगा। ये 2238 की एंट्री क्या बनेगी बताऊं? इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 2238 और एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट 2238। इस 2238 की एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट, क्योंकि 9 महीने का इंटरेस्ट 30 सितंबर 02 तक 9 महीने का इंटरेस्ट यूज हो गया, पे नहीं हुआ। तो जो इंटरेस्ट यूज हो गया, पे नहीं हुआ बेटा, वो एक्रूड इंटरेस्ट होगा। तो अब वंस अगेन प्यारे बच्चों, ईयर एंड पे 3 लायबिलिटीज आएंगी, एक लीज ऑब्लिगेशन की नॉन, एक लीज ऑब्लिगेशन की करंट, और एक एक्रूड इंटरेस्ट की करंट, एक एक्रूड इंटरेस्ट की करंट। मैं कर रहा हूं, देखें सुने यहाँ, बताओ बेटा 1 जनवरी 02 से लेके, सब देखें पेमेंट पीरियड हमेशा 1 जन से 1 जन है ना, तो 1 जनवरी 02 से लेके 1 जनवरी 03 तक पूरा साल सामने वाली पार्टी का आउटस्टैंडिंग लोन था 29844, यानी हम पर 29844 का आउटस्टैंडिंग लोन था। उसको आपने 10% से मल्टीप्लाई करा तो पूरे साल का इंटरेस्ट, यानी 1 जनवरी 02 से लेके 1 जनवरी 03 तक का इंटरेस्ट आया था 2984, 12 महीने का ना, 12। लेकिन अपना ईयर एंड तो 30 सितंबर को ही एंड हो गया, हमारा ईयर एंड तो 30 सितंबर को एंड हो गया। तो ईयर एंड तक तो हमने सिर्फ 9 महीने का पैसा यूज किया ना, 9 महीने का लोन यूज किया ना। तो बेटा आप 12 महीने के इंटरेस्ट को 9 महीने पे अपॉर्शन कर दोगे, 12 महीने के इंटरेस्ट को 9 महीने पे अपॉर्शन करोगे, तो आप अपने कैलकुलेटर पे लिखो 2984 इंटू 9/12, 2984 इंटू 9/12, तो ये आ जाएगा 2238, 2238, सही है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये 2238 भी ईयर एंड तक पे नहीं हुआ, इसकी पेमेंट डेट पढ़ो, ये रही इसकी, ये रही पेमेंट डेट, इसकी पेमेंट डेट है 1 जनवरी 03, तो ईयर एंड तक ये अनपेड है, तो ये एक्रूड होगा, ठीक है। तो भाई जाओ, मैंने ये एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ लिख दिया, एक्रूड इंटरेस्ट करंट लायबिलिटी में लिख दिया। डबल टू थ्री एट, ओके राइट। ये मैंने करंट लायबिलिटी में एक्रूड इंटरेस्ट भी लिख दिया, देख लो। अब मेरा 90% काम हो गया, सिर्फ मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है, सिर्फ मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है, वो मैं भी निकाल लूंगा। आप लोग इस काम को एक नज़र देख लें, इस काम को एक नज़र देख लें।
सही सही। अब एसेट की डेप्रिसिएशन निकालनी है, लेकिन आपने बचपन में डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज पढ़ी थी। एक होती है ईयरली बेसिस, ईयरली बेसिस का मतलब फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल। और एक होती है मंथली बेसिस, जिसका मतलब ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने मंथ्स यूज करोगे उतने मंथ्स डेप्रिशिएट करोगे, उतने मंथ्स डेप्रिशिएट करोगे। तो बेटा इस बार पॉलिसी क्या है, पढ़ो क्या पॉलिसी थी ये देखो। पॉलिसी मैंने लिखी है मंथली बेसिस, क्या लिखी है, मंथली बेसिस, सही है। तो अब आप एक चीज देख लें, चलें सामने देखें। मैं आपको एक बार फिर एक स्केच छोटा सा बनाता हूँ। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड था 1 अक्टूबर 01 से लेके 30 सितंबर 02, यही था बेटा। हाँ, और आपने एसेट लिया था यहाँ, एसेट लिया था यहाँ 1 जनवरी 02 को लिया था, सही है। तो बेटा आपने ईयर ऑफ परचेज में सिर्फ 9 महीने यूज किया ना। आपने एसेट को 9 महीने यूज किया तो 9 महीने डेप्रिशिएट करेंगे, 9 मंथ्स यूज किया तो 9 मंथ्स डेप्रिशिएट करेंगे। और डेप्रिशिएट कौन सी चीज होती है, ये आरओयू, ये डेप्रिशिएट होता है, आरओयू ये डेप्रिशिएट होता है 41844, सर सही है। तो अब देखें आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन आरओयू 41844 डिवाइड बाय, अब सवाल ये कि लीज टर्म 4 साल था, लाइफ 10 साल थी। लीज टर्म 4 साल था और लाइफ 10 साल थी, यानी हमने सिर्फ 4 साल के लिए लिया। और कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इन दी एंड में हमारे पास वापस आ जाएगा, बल्कि हमें लौटाना है। तो सिर्फ 4 साल यूज करेंगे। तो लीज टर्म और लाइफ में से जो लोअर है उस पर काम करेंगे, तो 4 ईयर्स पे डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है बेटा, जब आप ये आंसर निकालेंगे तो पर एनम आ जाएगा, ये आंसर पर एनम आ जाएगा। एक मिनट देखो, 10461, या आया 10461। बेटा इसको 9/12 कर लेना, इसको टाइम अपॉर्शन कर लेना, 7846। ठीक है, अब देख लेते हैं पीएनएल में क्या क्या जाएगा। देखो मैं यहाँ पीएनएल एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ आपके लिए, ये देखें, ये देखें पीएनएल देखें। पीएनएल ईयर एंडेड 30 सितंबर 02। देखें बेटा क्या क्या जाएगा। एक तो जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस 9 महीने कितना जाएगा, 2238। और एक जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितना बनाया अभी हमने, 7846। ओके, so the total will be 1010084। ओके, 10084 इज टोटल। अच्छा जी, अब आपके पास 41844 का क्या है, एसेट है इनिशियली, और वो डेप्रिशिएट कितना हुआ था, 7846। चलो डेप्रिसिएशन निकालने का एनपीवी देख लेते हैं क्या आई है। 33998, ये रहा आंसर। सवाल डन है, हो गया, क्वेश्चन डन, कर लिया भाई। ये रहा सवाल।
कर लिया? चलो अब एक क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ये लीजिए, ये करें क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, अभी करें। अब देखें इसमें अकाउंटिंग पीरियड, ये देखें 1 जनवरी टू दिसंबर है, जबकि इंसेप्शन ऑफ लीज है 1 जुलाई, यानी अकाउंटिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर है, जबकि हमने एसेट लिया है 1 जुलाई को, मिड ऑफ द ईयर में। अच्छा इसमें भी मैं डेप्रिसिएशन पॉलिसी लिख रहा हूं, सेम वही मंथली बेसिस की पॉलिसी है। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा, ये सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सब सब बच्चे सॉल्व करके दें मुझे। बेटा
चलें, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा इंशाल्लाह। फिर अब नेक्स्ट वीक मीटिंग होगी हमारी, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हमारी क्लासेस होंगी।